वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस मेंस की सीरीज में, जहाँ पे अभी प्रीलिम्स चल रहा था तो कुछ दिनों से बंद थी फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना। तो अभी इस सेशन का, अभी सीरीज का 23rd सेशन है, जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। एसबीआई इज इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज एसबीआई की है। आईबीपीएस क्लर्क इज इन फ्रंट ऑफ यू, आईबीपीएस क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने है। मतलब ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप जान लगा सकते हो। मतलब 1 मिनट भी, 1 घंटा भी आपका वेस्ट करना, मतलब आप यकीन मानिए बहुत बहुत खराब होगा आपके लिए, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा आपको कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सब चीज़ों के अंदर। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने है, सब चीज़ें सामने है। अपना मेंस का सेशन भी आपके सामने है, 23rd सेशन, जहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत सारे वन लाइनर्स, बहुत सारे हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस को लेके हमने डिज़ाइन करें। कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्योर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, कुछ जो 2 नंबर के, सॉरी 2 क्वेश्चंस के, 3 क्वेश्चंस के जो डीआईज आते हैं, कैसलेट डीआई जो आते हैं, वैसे क्वेश्चंस है। बहुत सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। स्टेटमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस है। ये एक बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी का पार्टनरशिप पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने, ये आपके सामने एक नंबर सीरीज है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सो ओवरऑल एक हाई क्वालिटी पेपर होने वाला है। और इतने सारे क्वेश्चन जब आपको एक साथ में मिलते हैं तो डेफिनेटली ये आपके दिमाग को, मेंटल एबिलिटी को बूस्ट करके जाता है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ये नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, संदीप प्रजापति क्वांटिटी एप्टीट्यूड। और अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप स्कैन करके भी जा सकते हो। कुछ डाउट रहता है तो आप मेल कर सकते हो, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मेरे बारे में डिटेल्स है। आपको टाइम मिले तो कभी पढ़ लेना, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी भी है पढ़ना। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपने सामने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं, और काफ़ी हाई क्वालिटी के क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको इत्मीनान से, तबीयत से पढ़िए, समझिए क्या लैंग्वेज है, क्या पूछा गया है। सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। क्या बेस्ट तरीका होता है, कैसे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कैसे मेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये इंग्लिश में है, और मैं आपको हिंदी में भी देता हूँ। ये आपके सामने है हिंदी में, पढ़िए और शुरू करते हैं। अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको मेंस ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मेंस पे फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो उससे। ठीक है, क्योंकि मेंस आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन देगा, अल्टीमेट सिलेक्शन देगा। तो मेंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। और अभी आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स है उसमें 12-13 दिन के आसपास है, और मुझे फिक्स डेट अभी शायद 17 या 27 है, मैं कंफर्म याद नहीं कर पा रहा, बट अभी टाइम है, डिसेंट टाइम है, 10-12-15 दिन का मिनिमम टाइम है आपके सामने। तो थोड़ा सा मेंस पे फोकस करिए अभी। ठीक है, उसके बाद में प्रीलिम्स भी साथ साथ में चलते रहिए। देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल के प्लस का 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस इज 2.5 टाइम एज दैट ऑफ टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल के माइनस का 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल के प्लस का 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब मैं हमेशा आपको पता है माइनस लगाता हूँ। वो क्या है, ये टाइम आ गया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम आता है, सिंपल बात है। इज 2.5 टाइम, 2.5 टाइम का मतलब क्या होता है, 5/2, 2.5 टाइम एज दैट ऑफ द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल के माइनस का 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो किससे, के माइनस का 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब मैं क्या लगाता हूँ, प्लस लगाता हूँ। तो ये आपकी आगे फर्स्ट इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं, आगे इसने क्या बोला है, टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल के प्लस का 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब के प्लस का 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब मैं क्या लगाता हूँ, प्लस लगाता हूँ। इज 3 आवर लेस देन, 3 आवर लेस देन का मतलब यहाँ पे 3 घंटे कम कर दो। मतलब ये जो टाइम है ना, वो इस टाइम से जो यहाँ पे टाइम आने वाला है उससे 3 घंटे कम है, उससे 3 घंटे क्या है, कम है।
तो हम क्या लिखेंगे, के प्लस का 70 किलोमीटर इज 3 आवर्स लेस देन द टाइम टेकन बाई के प्लस का 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे आएगा के प्लस का 10 किलोमीटर जो अपस्ट्रीम में टाइम लगता है, यहाँ पे जो टाइम लगता है उससे अगर मैं 3 घंटे कम करूं तो मुझे डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगता है। क्या आप इस बात को समझ पाए? चलिए कुछ और दिया आगे, क्या कुछ और दिया आगे? चलो, द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, फॉर एग्जांपल मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या मान लेता हूँ, x प्लस वाई मान लेता हूँ। डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, वो क्या है बोट की, इज 4 टाइम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, y होती है, इससे क्या है 4 गुना है। तो अगर ये y उस साइड में जाके घटेगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3y मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, 3y मिल जाएगी। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो x है 3 और y है यहाँ पे 1, होता ही नहीं होता भाई, x बट्टे y क्या बन जाएगा, देखो ये y जो है इसके बट्टे में जाएगा, y जब इसके बट्टे में जाएगा तो क्या बनेगा, 3/1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू 3a ले लेता हूँ और y की वैल्यू में खाली सिंगल a ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है, कैसे भी कर सकते हो जैसा आपको ईजी लगे। x इज इक्वल टू 3y भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 2k किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, ये आपसे पूछा गया है। जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां रख देते हैं। देखो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम स्पीड है, तो अपस्ट्रीम में क्या करूंगा, 3a माइनस का a तो क्या बनेगा यहाँ पे 2a बन जाएगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा, 2a बन जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा 3a प्लस का a क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा, सिंपल बात है, क्या बन जाएगा 4a। यहाँ पे अगर मैं रखूं तो प्लस का निशान मतलब 3a प्लस का a मतलब 4a बन जाएगा, यहाँ पे बट्टे में क्या बनेगा 4a बनेगा। और यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या रख दूंगा मैं 2 रख दूंगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत है तो मुझे बताओ। इसको मैं अगर नीचे सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं नीचे सॉल्व करूँ तो आपको क्या दिखेगा, देखो भैया, देखो 2a से कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या बन गया 4 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 बन जाएगा। जब ये 4 को से मल्टीप्लाई करूंगा तो k प्लस के 30 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 4k प्लस का 120 बन जाएगा। क्या ये बात, ये सेंटेंस आपको समझ में आया? देखो ये बन जाएगा मतलब 4 बन जाएगा, 4 बट्टे में है। अब इसको मैं जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर से तो k प्लस का 30 ऑलरेडी था। अब इस k प्लस के 30 को जब मैं इस 2 और इस 2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4k प्लस का 120 बनेगा। ऊपर इस साइड में देखो कुछ है नहीं बट्टे में, 5k 5k माइनस का 50 बनेगा। ये जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 170 इज इक्वल में क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास में। जब k इज इक्वल टू 170 आया है दोस्तों, तो जहां पे k की डिमांड है वहां रख देते हैं। तो यहाँ पे k 170 प्लस का 70 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4a हो जाएगा। बराबर में क्या है k प्लस का 10 मतलब 180, और 180 के बट्टे में क्या आ जाएगा 2a, और माइनस में क्या है 3। कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने का। चाहे इसको उधर लेके चले जाओ, चाहे यहाँ पे एलसीएम लेके कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। 240, चलो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इस 3 को उधर लेके जाता हूँ और ये 240 इधर आ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे काट भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो काटूंगा यहाँ पे कितनी बार जाएगा 90 बार जाएगा, 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा। ये 3 उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, और ये 90 बट्टे ए ऑलरेडी इधर है, और ये माइनस का हो जाएगा 60 बट्टे ए। तो यहाँ से देखो 30 बट्टे ए क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा देखते हैं। इज इक्वल टू क्या आ गया 30 बट्टे ए आ गया। तो यहाँ से कटेगा 10 बार तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास में 10 बन जाएगी। पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 2k डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। तो भैया 2k है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है 3a प्लस का a मतलब 4a है। अल्टीमेटली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2k का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 170, और 4a का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास a 10 था तो 40 आ जाएगा बट्टे में। कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8.5, तो 8.5 आपका क्या आ जाएगा 8.5 आवर्स टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी 2k किलोमीटर। समझ आई बात, क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये क्वेश्चन, क्या ये मेथड आपको समझ में आया, कैसे कनेक्ट करते हैं मेंस के सवालों को आपस में, वो समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप बहुत स्पीडली और बहुत ही कॉशियसली आप आगे बढ़ रहे हो। ओ भाई साहब पानी पीना था।
है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो भैया, नंबर सीरीज है, आराम से समझो। क्या कुछ पूछा है, क्या कुछ दिया है, सब कुछ आराम से समझो। कुछ आराम से समझने के बाद में आपस में लिंक करो और फिर देखो पूछा क्या है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड क्वेश्चंस है कि क्या ट्रेंड है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। ये सब बातें, एक एक चीज़ जो आपको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी स्क्रूटनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है और उसके बाद में क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आपकी प्रैक्टिस आप यहाँ से करोगे वो मैटर करती है, वो फ्रूटफुल होगी, इस बात का मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप ये चीज़ देखोगे कि कहीं पे भी हौच पौच नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सब चीज़ें नज़र आ रही है, स्मूथ सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस यहाँ से करनी चाहिए आपको। 3 नंबर सीरीज है 1 2 3 गिवन बिलो। सीरीज 1 एंड सीरीज 2 हैव एन मिसिंग नंबर पी एंड आर। ठीक है, सीरीज 1 और सीरीज 3 के अंदर मिसिंग नंबर है पी और यहाँ पे मिसिंग नंबर है आर। मिसिंग नंबर रिस्पेक्टिवली एंड सीरीज 2 हैव अ रॉन्ग नंबर क्यू। यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर एंड देन आंसर दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। आपको पी क्यू आर निकालना है और जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उनका आंसर अकॉर्डिंगली आपको करना है। समझ में आई गुरु जी? तो देखो, तो भैया मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ, क्या है 14 30 58 पी 150, तबीयत से पढ़ते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो 14 है, 30 है, 58 है, पी है, 150 है और 214 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एग्जाम में करूंगा तो मैं सब लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे करता हूँ डायरेक्टली। ऐसे लिखा फटाफट मैंने, मिसिंग टर्म है यहाँ पे पी लिख लिया और फिर यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे देखते देखते मैं यहाँ से गैप निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे कितने का आया, 16 का गैप है, ऐसे निकालता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन करते टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसी टाइप से करना। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है तो बोलोगे सर 16 का। ठीक है, यहाँ पे कितने का है तो बोलोगे सर 28 का है। यहाँ पे कुछ पता नहीं, यहाँ पे भी कुछ पता नहीं। और अगर मैं इसमें देखूं तो 64 का गैप है, 64 का गैप है। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सवाल को, इस सीरीज को देखते हुए। अगर मैं इनका भी गैप निकालूं तो क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। अगर मैं 12 ऐड करूं तो 40 आएगा। अगर मैं 12 वापस ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। अगर मैं वापस 12 ऐड करता हूं तो क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। ये इजीली आप फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो मुझे 16 तो मुझे समझ आता है कि चलो स्क्वायर हो गया, 4 5 6 7 8 वो भी दिख गया, लेकिन 28 किसका स्क्वायर होता है। एक टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया कि चलो ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए, 7 का स्क्वायर आना चाहिए और 8 का स्क्वायर आना चाहिए। ये और ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 28। 28 कोई 5 का स्क्वायर थोड़ी होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ, और ये ज़्यादा कोई गैप है नहीं। देखो 60 से 28 है, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप से आगे बढ़ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहले 12, चलो 12 यहाँ पे 14 लेता मैं तो 42 आता, फिर 16 लेता तो 58 आता, फिर बहुत बड़ा, मतलब 58 के बाद में अगर मैं 20 लेता तो वो तो 78 जाता, तो बहुत बड़ा चला जाता। तो वो एक डिसेंट अमाउंट, मतलब मुझे देखते ही पता लगा कि हाँ एक स्पेसिफिक एक कॉमन गैप से वो चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो अगर मैं 58 में 40 ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा अपने पास में, 98। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी आ गई, 98 आई। कोई दिक्कत है इसमें, क्या किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। 1011 202 49 15 64 क्या कुछ नजर आ रहा है, 1011 है, 202 है, 49 है, 15 है, 6 है और 4 है।
1.5 टाइम, ठीक है भैया, 1.5 2.5 टाइम हो रहा है, यहाँ पे 1.5 हो रहा है, यहाँ पे 2.5 हो रहा है, और इसमें रॉन्ग नंबर निकालना ना अपने को, रॉन्ग नंबर निकालना है, ठीक है। तो 3.5 टाइम, 3.5 तो नहीं हो रहा, 3.5 क्या होता है इसका, 3.5 टाइम ये नहीं होता, मतलब 15×3 = 45 और 7 52.5 आना चाहिए यहाँ पे तो, 52.5, 3.5, तो यहाँ पे इसका 4.5 टाइम आना चाहिए, फिर ये 5.5 टाइम आना चाहिए, मतलब 11, 202 इंटू 11/2, 101 इंटू 11, तो ये तो 1 1 1 1 आएगा, यहाँ पे 1011 आ रहा है, मतलब ये तो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक तो काम कर रहा है लेकिन आगे काम नहीं कर रहा। और क्या दिमाग में आ रहा है देखो, हम्म, 5 गुने के आसपास है, 4 गुने के आसपास है, 3 गुने के आसपास है, 2 गुने के आसपास है, 1 गुने के आसपास है, ऐसा तो मुझे पता लग गया देखते ही कि 1 गुना अगर करता हूँ इसको, 1 प्लस का अगर 2 ऐड करता हूँ, ठीक है, 2 गुना करता हूँ और 2 गुना प्लस का 3 ऐड कर देता हूँ, 3 गुना करता हूँ 15×3 = 45 और 4 ऐड कर देता हूँ, 4 गुना करता हूँ मतलब 196 और 5 ऐड कर देता हूँ, लेकिन जब 5 ऐड करूंगा तब 202 नहीं आएगा, 201 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 49×5 कितना बन जाएगा, 49×4, 49×5 कितना बनेगा, नहीं प्लस का 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 196, 196 और प्लस का 5 करूंगा तो 201 बनता है दोस्तों, 202 नहीं बनता। आगे देख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 5, भाई 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 201 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5, यह आ जाएगा 1005, और प्लस का कर दूंगा 6 ऐड, यहाँ पे तो काम हो रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे हमने 6 ऐड कर दिया, मतलब क्या किया, मतलब हमने ये किया, अगर यहाँ पे 201 लेता हूँ इसकी जगह पे तो क्या बन सकता है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया, नहीं 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, ये किया ना, 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 ऐड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जब मैं ऐड करूंगा तो 201 आएगा, उसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 6 ऐड करूंगा तब 1011 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 201 होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो रॉन्ग टर्म आएगी इसमें वो आपके सामने क्या आएगी, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 202 आ जाएगी। रॉन्ग टर्म निकाल दी थी ना, रॉन्ग टर्म इन क्यू, रॉन्ग टर्म क्यों आ जाएगी, ठीक, यू हैव टू, ठीक है वो तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें निकालना 18, 36, 23, अरे 23, 44 आर, मतलब ये कुछ मेरे को लग रहा है ऑड वन आउट टाइप कुछ वो सीरीज लग रही है मेरे को देखने में। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब सीरीज अचानक से बढ़ रही है, अचानक से कम हो रही है, मतलब कुछ सिमिलैरिटी से लग रही है, जैसे 18, 36 है, 23 है, 44 है, आसपास में लग रहे हैं सभी, ठीक है, और कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, 18 ऐड कर दिया इसमें, फिर इसमें कितना घटाऊं, 13 घटा दिया, फिर इसमें 21 ऐड कर दिया, 18, 13, 21, तो ये मुझे ना कुछ 2-3 सीरीज का मिक्सचर लग रहा है आपस में। मुझे पता सर कैसे पता लगा, वो डिसेंट प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। ये सिंपल चीज़ें है, ये इतनी बार आपके सामने क्लासेस में आ जाएगी, मॉक टेस्ट में आ जाएगी, तो आपको लगेगा कि यार सच में, हाँ सच में हम बहुत बार इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो वो दिक्कत आपको आएगी नहीं वैसे। समझ पा रहे हैं बात को? अल्टीमेट चीज़ क्या है कि आपको बने रहना है, आपको लगे रहना है, आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, तो सब चीज़ें एक टाइम पे आपके सामने एक एक दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार आपके सामने से जब गुजर जाती है तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है, ठीक है, वो बस आपकी प्रैक्टिस से आपको आएगा। 18 है, 36 है, 23 है, 44 है, आर है, 60 है, 48 और 84 है। ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं देखो सीरीज 18 से 23 ये बढ़ रही है, यहाँ पे भी शायद कुछ बढ़ेगी या कम होगी, यहाँ पे भी कुछ कुछ आसपास में लग रहा है। देखो 18, 5, 23, 23 के बाद में कुछ 5 या 10
ऐड करने के बाद जैसे 10 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 33, और फिर 15 ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा 48। मतलब ये लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है मेरे को, सीन लग रहा है। और इन सबको आपस में कनेक्ट करूँ 36 और 44, फिर आ जाएगा 60 और फिर आ जाएगा 84। मतलब 84 दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा? 84 नहीं दिख रहा आपको? बड़ी शर्म की बात है। चलो अब दिख रहा होगा। अगर मैं 36 में 8 ऐड कर दूं, 44 में मैं कितना ऐड कर दूं 16 ऐड कर दूं, ठीक है भैया 60 बन रहा है। 60 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो अपने पास में 84 भी बन रहा है। कहने का मतलब है कि ये सीरीज आपस में कनेक्टेड है 36, 44, 60 और 84। तो इसका मतलब ये सीरीज आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन के साथ में ऐड होगी, ये वाली कनेक्टेड होगी आपस में। समझ पा रहे हैं बात को? तो 18 और 5 23, 23 और 10 अगर मैं ऐड करता हूँ 33 आ जाएगा। 33 में कितना ऐड करूँ मैं 15 तो आ जाएगा 48। तो इसका मतलब यहाँ पे 33 आएगा, तो आर की वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ, तो आर की आ जाएगी 33। सिंपल बात है, सिंपल बात है। इसमें भी कोई मुझे ज़्यादा रॉकेट साइंस लगी नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। सिंपल आंसर थे। इज अनदर सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग, मतलब देयर इज अनदर सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग द q माइनस का p प्लस का r एंड फॉलो द सेम पैटर्न एज सीरीज 1। ठीक है, फाइंड द 6th एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। अपने को छठवां एलिमेंट निकालना है, लेकिन उसके लिए नई सीक्वेंस जो है वो बनानी पड़ेगी। और नई सीक्वेंस कैसे बनेगी, ऊपर डेटा जो गिवन है उससे। फर्स्ट टर्म है इसकी, वो क्या आएगी q माइनस का p प्लस का r। तो q क्या है दोस्तों 202, माइनस का p प्लस का r, p कितना है तो बोला कि 98 और r कितना है तो 33, 98 प्लस का 33। ठीक है, क्या बनेगा 131, 202 माइनस का 131 तो क्या बनेगा 171 बन जाएगा। 70 बनेगा, मतलब फर्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी 71 आएगी। समझ पाए बात को? अपन को फर्स्ट टर्म निकालनी थी, फर्स्ट टर्म क्या निकल गई 71। आगे चलते हैं 2 3 4 5 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये तो, देन फाइंड द 6th एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। अब आपको पता है कि फर्स्ट जो सीरीज थी उसमें क्या था, पहले 16 ऐड करेंगे, फिर 28 ऐड करेंगे, फिर 40 ऐड करेंगे, फिर 52 ऐड करेंगे, फिर 64 ऐड करेंगे, तब जाके अपने पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकल के आएगी। तो पहले अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो क्या निकलेगा, देखो 16 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें जब वापस ये ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें जब वापस ये 40 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें जब वापस 52 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें जब 64 वापस से ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। अब हम इंडिविजुअली निकालने की जरूरत अपने को नहीं है दोस्तों, हम जो भी गैप था उस गैप को मैं अल्टीमेटली ऐड कर देता हूँ। तो गैप कितना है देखो, तो बोलोगे सर गैप जो है ना अपने पास में वो है 16 28 कितना हो जाएगा, देखो 16 28 हो जाएगा अपने पास में 44, 84, 84 और 52 कितना हो जाएगा 136, और 64 कितना हो जाएगा 200। तो अगर मैं 200 इसमें ऐड कर देता हूँ, 200 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, 202, देयर इज अनदर सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग। अच्छा करेक्ट नंबर जो था ना इसमें रिप्लेसिंग q माइनस का p प्लस का r, करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग द q। देखो करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग द q, जो q था 202, इसको रिप्लेस कौन करा था, इसको रिप्लेस करा था 201। ठीक है, तो अपन ने जो किया था ना q माइनस का p प्लस का r, उसकी जगह क्या करा, जो q अपन ने 202 लिया था इसकी जगह 201 लेना है बस। माइनस का ये कितना था 131 था, तो 70 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 70 आएगा। ठीक है, और जब इस 70 के अंदर मैं पूरा का पूरा गैप 16 भी है 28 भी है 40 भी है 52 भी है 64 भी, अगर मैं पूरा 200 ऐड करता हूँ, 200 है ना पूरा, 16 28 कितना हो जाएगा 44, 84, 136 और 200। अगर मैं 200 ऐड कर देता हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म कितनी आ जाएगी अपने पास में 270 आ जाएगी। तो यही आपसे पूछा था, तो 270 वुड बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हाई क्वालिटी नंबर सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू। समझ में आई लल्ला बात, समझ पाया बात को, कैसे एक्चुअल में जो IBPS PO SBI PO लेवल की नंबर सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है उसका एक्चुअल जो स्टैंडर्ड रहता है वो यही रहता है।
आप माने या ना माने इस बात को, अब इस बात को माने या ना माने। चलिए इसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं, इससे पहले ये तो अपन ने कर लिया एक इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलो ये करते हैं, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, और इसके बाद में हम लेते हैं हिंदी में इसी का, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। आराम से पढ़ो, तबीयत से पढ़ो, थोड़ा सेंटेंस को कनेक्ट करो आपस में, और उसके बाद में इसका आंसर निकालते हैं। काफी आसान है। हेमन वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझ लिया होगा आपने आराम से, अगर समझ लिया तो चलते हैं। So B takes double the number of days to complete the work than the number of days taken by A to complete the same work. इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि B take double the number of days to complete the work than the number of days to complete days taken by A to complete the same work. अगर मैं A और B की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल नीचे कर लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं A और B की बात करूं तो आपसे बोला कि बी टेक डबल द नंबर ऑफ डेज, मतलब बी दुगना टाइम ले रहा है, दुगना टाइम ले रहा है। अगर ये दुगना टाइम ले रहा है मतलब ये स्लो काम कर रहा है। भाई अगर इस काम को करने में मुझे 2 दिन लग रहे हैं और किसी दूसरे आदमी को 4 दिन काम कर रहे हैं, मतलब ये 4 दिन ले रहा है, मतलब ये स्लो काम कर रहा है, ये बहुत धीमे धीमे हल्के हल्के काम कर रहा है, तो इसका मतलब 4 दिन लगे उसको। और मैं फास्ट काम कर रहा था, मुझे 2 दिन में काम खत्म हो गया। तो अगर ये दोगुना टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये आधा एफिशिएंट होगा, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और बी की आ जाएगी 1, सिंपल बात है कि नहीं? चलिए, इज 200% मोर एफिशिएंट देन सी। अच्छा, सी से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। इसने बोला कि ए जो है ना वो 200% मोर एफिशिएंट है, 200% मोर एफिशिएंट। अगर मैं 200% की बात करता तो ये 2 है और ये 1 है, बस काम खत्म। लेकिन 200% मोर की जब बात आती है तो 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या है? एक तो होता है 2 गुना स्ट्रॉन्ग है, 2 गुना मतलब ये 1 है तो इसका 2 गुना 2 हो जाएगा। 2 गुना ज्यादा का मतलब क्या है कि अगर ये 1 है तो 2 गुना ऐड कर दो इसमें, जो भी इसका दुगुना होता है, इसका दुगुना क्या होता है? 2 होता है, तो इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब इसने बोला क्या है कि लैंग्वेज को समझो कि ए 200% मोर एफिशिएंट देन सी। तो ए जो है ना वो 200% मोर एफिशिएंट देन सी से। अगर मैं सी को 1 करता हूं तो ए आ जाएगा 3। ये बात इसकी कहने की है। डी इज डबल एफिशिएंट देन सी, ठीक है ये बात। लेकिन पहले अगर मैं ए की एफिशिएंसी को सेम करता हूं, ए की एफिशिएंसी को अगर मैं सेम करूं दोस्तों तो क्या मिलेगा? 6 मिलना चाहिए। मतलब अगर ए 6 लेता हूं तो इनका इसका रेशियो कितना था? 2:1, मतलब ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसको अगर मैं 6 बनाता हूं तो आपको पता है ये 3 दूनी 6, तो 2 1 2, इसको दुगना कर दो। भाई 6 2 का मतलब क्या होता है? 3 1 होता है। तो यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 आ गई, तो इसके चलते बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो इसके चलते सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। आई कि नहीं लल्ला? आई कि नहीं आई मुझे बताओ। ठीक है, आगे बोला कि डी इज डबल एफिशिएंट देन सी। जो डी है वो डबल एफिशिएंट है किससे? सी से। तो अगर डी को मैं 4 ले लूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे क्या पूछा? डी टेक 5 days मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए। यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। बोला सर एक चीज मुझे बताओ, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो तो सर 1:2 है एफिशिएंसी का, तो इनके डेज का रेशियो जो है ना 2:1 हो जाएगा। चलो ठीक है, बात मान ली। यार इसका उल्टा जब कर देते हैं ना तो वो एफिशिएंसी बन जाती है फॉर 1/1 और सॉरी 1/1 और 1/2। अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन जब आपको पता है, आपसे क्या बोला, देखो जो बोला है, जो सेंटेंस में कहा गया है उसको जब आपस में पढ़ोगे तो समझ में आएगी चीजें मेरे भाई।
डी टेक 5 days मोर देन, डी टेक 5 days मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए। अब आपको पता है ए की एफिशिएंसी 6 है और डी की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन आपको डेटा गिवन है डेज के अंदर कि डी टेक 5 days मोर, 5 days मोर, 5 days मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए। अगर 5 days की बात कर रहे हैं तो सबका रेशियो हम उल्टा कर देंगे, अगर डेज की बात आती है सबका रेशियो उल्टा कर देंगे, मतलब 1/6, 1/3, 1/2 और 1/4, है कि नहीं। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है ये है, देखो 2, 3, 4, 6, इनका एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो इनका एलसीएम होता है 12। 6 का, 3 का, 2 का, 4 का एलसीएम क्या होता है, तो बोलोगे सर 12 होता है। तो 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 12 से करूंगा, इसको भी 12 से करूंगा और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से करूंगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ये भी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो ये जो एफिशिएंसी का रेशियो था, एफिशिएंसी का रेशियो, जब इसको मैंने उल्टा किया तो क्या बन गया, ये डेज का रेशियो बन गया। क्या बन गया, डेज। तो अभी जो डेज निकल के आए हैं एबीसीडी के, वो कितने हैं दोस्तों, तो बोलोगे सर ए है, बी है, सी है, डी, इनके डेज कितने आए, 2, 4, 6 और 3 आया। लेकिन यहाँ पे डेटा क्या है, डी टेक 5 days मोर, डी टेक 5 days मोर। भैया यहाँ पे तो एक दिन ही ज्यादा है, लेकिन बोल रहा है कि 5 दिन ज्यादा है, मतलब ए की वैल्यू 5 है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 6 की वैल्यू 30 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी। ये है डेज टेकन बाय ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। ई कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, ठीक है, ई का भी लिख लेते हैं, तो दिक्कत थोड़ी अपने को। ई कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब साथ में डेटा गिवन है, ऐसा कुछ नहीं अलग अलग है, कोई डीए टाइप नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो है ना, इस सवाल की ऐसी लैंग्वेज जनरली देखा जाता है कि जो 2 क्वेश्चन वाले, 3 क्वेश्चन वाले डीए जाते हैं उनके अंदर आती है ऐसी लैंग्वेज। चलो, बीएनसी स्टार्ट द वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एफिशिएंसी निकाल ली अपन ने और डेज से एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। भाई ए को लग रहा है 10 दिन काम पूरा करने में, ए को लग रहा है 10 दिन काम पूरा करने में, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो काम कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क है कितना, कितना है, 60। तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। बी को दिन लग रहे हैं 20 करने में, बी की एफिशिएंसी है 3, तो भी 60। सी को दिन लग रहे हैं 30 काम को पूरा करने में, सी की एफिशिएंसी है 2, तो 30 दूनी 60। डी की एफिशिएंसी है, डी की एफिशिएंसी है 4 और डी को काम पूरा करने में लग रहे हैं 15, 15 जो कि 60। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 2 days सी लीव, मतलब बी और सी स्टार्टेड द वर्क। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, सी की कितनी है, 2, तो 5। स्टार्टेड द वर्क एंड 2 days के बाद उन्होंने लीव कर दिया। सी लीव्स फॉर 2 days, मतलब started the work and after 2 days C leaves for 2 days. In these 2 days E help B, मतलब देखो C 2 दिनों, देखो B और C ने मिलकर ना 2 दिन तक काम किया, इसके बाद में ना C जो है ना 2 दिन की लीव पे चला गया। देखो आफ्टर 2 days C leaves for 2 days, C leaves for 2 days. In these 2 days E help B, मतलब इन 2 दिन के अंदर जो E ने हेल्प करी किसकी, B की। C तो चला गया था 2 दिनों के लिए, तो अभी कौन कौन काम करेगा, B प्लस का E काम करेगा। E की एफिशिएंसी कितनी है, 12 पंजे 60, तो 5 एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, इन 2 दिनों के लिए किसने काम किया, ई ने बी का साथ दिया। आफ्टर 2 days सी कम बैक, सी वापस आ गया एंड ई कंटिन्यूड द वर्क विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, मतलब आफ्टर 2 days सी भी आ गया वापस, लेकिन बी ने बोला कि यार ई जो है ना वो 2 दिन तो जब नहीं था तेरे अकाल में या फिर जब बुरा टाइम था तब ई हमारे साथ में था, तो ई को भी साथ में रखेंगे लेकिन वो उसकी एफिशिएंसी आधी कर देंगे। ठीक है, तो बोला ठीक है भैया कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। तो अभी काम कौन करेंगे, बी सी प्लस ई बाई 2 काम करेंगे। ठीक है, continue the work and with half of his efficiency find how many the total work will, मतलब in find how many the total work will be, how many days the total work will be completed। ठीक है भैया, तो बी और सी की एफिशिएंसी देख लेते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 10 आ जाएगा यहाँ पे काम। बी और ई की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और बी की कितनी है, 3, तो 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा काम। ठीक है, पीछे है बी सी और ई बाई 2, बी कितनी है, तो बोलोगे सर बी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है 2
और ई भी एफिशिएंसी 5 है, लेकिन इसका आधे से काम करेगा 2.5, तो 5 7.5 एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। ठीक है, तो काम पूरा हो कितना गया, 10 यहाँ पे यूनिट काम पूरा हो गया था, 16 यूनिट यहाँ पे हो गया था, 26 यूनिट तो काम पूरा हो गया था। पीछे बच गया अपने पास में 34 यूनिट काम। लेकिन ये कितने दिन में काम कर 34 यूनिट जो काम बच गया, तो यहाँ पे 7.5 मतलब एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 34 यूनिट को जो पीछे बचा हुआ है उसको 7.5 एफिशिएंसी से जब काम करूंगा, मतलब 15 इंटू 2, ठीक है, 68/15 इतने डेज लग जाएंगे। मतलब काम देखो भाई, 34, इस बात को समझो, 34 इंटू 2 है ये, 34 काम पीछे बच गया था। एफिशिएंसी थी 15/2, 15 आ जाएगी, बट्टे में ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी। कितना टाइम लगेगा, 68/2 आ जाएगा, नहीं 68/2। ठीक है, 15 चौके 60, 8 जीरो, 15 चौके 60, 2 जीरो, 15 का मतलब 4.41, 4.41 यहाँ हो गया, और 2 दिन यहाँ हो गए थे, 2 दिन यहाँ हो गए थे, 8.41 के आसपास काम लगेगा। तो 8.53, कुछ गलत करें, 68/15 का भाग वापस लगाता हूँ, 15 चौके 60, 8 जीरो, 15 पंजे 75 आ गया ना यार, 53, 5 जीरो, 15 थी 45, 4.5, 8.53 आएगा। यहाँ पे तो जो 34 यूनिट काम पीछे बच गया था उसको तो अभी कितने दिनों में कर लिया, 4.53 डेज में कर लिया। ये 2 दिन बी और सी ने काम किया था, ये 2 दिन बी और ई ने काम किया था, तो 2 और 2 4 दिन तो ये हो गए, और पीछे 4.5 दिन तक हमने साथ में काम किया। टोटल मिला के 8.5 डेज में हमने पूरा काम कंप्लीट किया। दिस इज दी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ सॉल्यूशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। समझ में आई जवानों ये बात? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। आई होप सेंटेंस को कनेक्ट करना आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, जैसे जैसे आप क्लासेस लगा रहे हो वैसे वैसे आप सीख रहे होंगे। तो इसको पढ़ते हैं, क्या इसकी लैंग्वेज है, क्या चीजें बोल रहे हैं। ये इसका इंग्लिश। अभी कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। हिंदी में मैंने दिखा दिया था क्या आपको, या नहीं दिखाया था? दिखा दिया था ना शायद। चलो समझे इसको। तो टाइम टेकन बाई, आराम से पढ़ते हैं, समझते पढ़ के समझते हैं क्या कुछ बोला है, क्या कुछ चीजें हैं। देखो, टाइम टेकन बाई ए बोट टू गो डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 35 सेकंड। टाइम टेकन बाई बोट टू गो डी मीटर, मीटर नहीं होगा, मीटर ही होगा, ठीक है मीटर, चलो मीटर कर लेते हैं। डी मीटर डाउन स्ट्रीम, तो डी मीटर डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस लगाता हूँ, इज 35 सेकंड। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 3 मीटर पर सेकंड, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर में एक्स मानता हूँ हमेशा, इसको मैंने बढ़ा के एक्स प्लस का 3 कर दिया। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिक्रीज बाई 1 मीटर पर सेकंड, तो अगर जो स्पीड स्ट्रीम है वाई, इसको वाई माइनस का 1 कर दिया। द बोट विल कवर 700 मीटर डाउन स्ट्रीम इन 35 सेकंड। ठीक है, तो जो बोट है वो क्या करेगी, तो बोट विल कवर 700 मीटर डाउन स्ट्रीम इन 35 सेकंड। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये 35 मतलब 35 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सेम चीज है। इफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 मीटर पर सेकंड, अगर जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ स्ट्रीम है मतलब y इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, 3 मीटर पर सेकंड, तो एक कंडीशन में तो 3 है, लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने y माइनस 1 कर दिया, मतलब 2 कर लिया। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d मीटर इन स्ट्रीम डायरेक्शन, ये अपन को बताना है।
तो भैया देखो, जब हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, मतलब ये x से x+3 हो गया और y से y-1 हो गया, तब 700 मीटर जब डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो अपन को 35 सेकंड का टाइम लगता है। तो देखते हैं 700 मीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी अपनी जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितनी है, x+3 है, और प्लस में ये तो आ गई x, और प्लस में है y, और y अपन ने क्या कर दिया, 3 की जगह पे कितना ले लिया, 2 ले लिया। इसमें कितना टाइम लगेगा, 35 सेकंड का, 35 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, x प्लस का 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15। ईजी है, x की वैल्यू कितनी बन गई, 15 बन गई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है। तो जब x ओरिजिनली कितना था, तो x ओरिजिनली था अपने पास में 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, इफ द, ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d मीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। d मीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपने को d निकालना है, अपने पास में d आया नहीं अभी तक, d यहाँ से निकलेगा, क्योंकि d जब चलते हैं वो भी अपन ओरिजिनल स्पीड्स के साथ में, ओरिजिनल स्पीड्स कौन सी, x वाली और y वाली, ठीक है, वो भी डाउन स्ट्रीम, मतलब 15 और 18। तो अपने को कितना टाइम लगता है, तो 35 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ से अगर मैं d निकालूंगा, 18 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 630, वो सुनता 63 आ जाएगा ना। तो पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d मीटर अपस्ट्रीम डायरेक्शन, d कितना है, 630, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 3 12, डिवाइड करते हैं, 12 पंजे 60, 3 जीरो, 12 दूनी 24, 6 जीरो, 12 पंजे 60, 52.5 सेकंड का इसमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। 52.5 सेकंड इज योर अल्टीमेटली करेक्ट आंसर। समझ पाए आप, समझ पाए, कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप में, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी लाइन को समझने में, किसी भी चीज को समझने में। अब आपको देखो, अब आप सवाल नहीं कर पाते ना, वहां पे मैटर ये करती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। आपने अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है तो चाहे कैसा भी इंटरफेस आ जाए, कैसी भी चीजें आ जाए, सब सवालों को आपस में निपटा दोगे आप। लेकिन जब अल्टीमेट प्रैक्टिस ही नहीं है, तो ये सवाल मैंने ऑलरेडी पहले करवाया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, और मैं चाहता हूँ कि सवाल को मैं वापस करवाऊँ, क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं किसी क्लास के अंदर, उनका मेरे पास एक कंपाइलेशन है, और उनकी एक प्रॉपर क्लास और लेके आऊँगा, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, कुछ अलग सा कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल चीज़ें दिखेगी, बट थोड़ा सा क्या, सवाल की लैंग्वेज अच्छी है। ठीक है, पढ़ो इसको आराम से। हिंदी में है और अपने पास में इंग्लिश में भी है। सॉरी, तो देखते हैं। देयर आर, THERE, देयर, ओके, देयर आर 3 शॉपकीपर्स हैं, कौन कौन से, PQR, ठीक है, सेलिंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो अलग अलग आर्टिकल्स सेल कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय P एंड Q इज इट 2 इंटू L प्लस का 5, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन है टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय P माइनस का Q, चलो अपने को नहीं पता P बड़ा है छोटा है, लेकिन P माइनस का Q अपने को कितना गिवन है, 2 L प्लस का 5 गिवन है, ठीक है। वाइल P एंड R, वाइल मतलब वाइल P एंड R में जो डिफरेंस है, देखो ये दिया डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल सोल्ड बाय P एंड Q इज ये, वाइल P एंड R इज ये। तो अगर P और R में डिफरेंस बात करूं, नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इतना पता है। अरे ये तो अजीब सा बन गया ना, मूछें बना देते हैं इसके, ये देखो दांत बना देते हैं, इसको राउंड बना देते हैं ऐसे, है ना। चलो, इनका डिफरेंस कितना है, Z माइनस का 20, समझ में आई। ये दो चीजें अपने पास में गिवन है। इनके अलावा क्या गिवन है, देखो इनके अलावा क्या गिवन है, इनके अलावा गिवन है द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय ऑल 3 शॉपकीपर्स टुगेदर इज 140। ऑल 3 शॉपकीपर्स कौन से PQR। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि P प्लस Q प्लस का R जो है वो कितना है अपने पास में, 144 एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। आर्टिकल सोल्ड बाई आर, देखो इसने बोला कि आर्टिकल सोल्ड बाई आर, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। आर्टिकल सोल्ड बाई आर इज 40% मोर देन पी। अच्छा, यहाँ पे अपने को पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके पास ज्यादा आर्टिकल है किसके पास कम आर्टिकल है। ये अच्छी होती है ना, देखो
क्या बोला कि आर्टिकल छोड़ भाई आर, ये देखो आर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इज 40% मोर देन दैट ऑफ पी। ठीक है, पी से ज्यादा है, पता लग गया ये बात। तो 40% ज्यादा है मतलब 75 आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। एंड द आर्टिकल छोड़ बाई क्यू इज लेस देन दैट ऑफ आर। ठीक है, यहाँ से ये पता लगा कि क्यू जो है वो लेस देन है किससे, आर से। ठीक है, ये भी पता लग गया। एंड एल इज हाफ ऑफ जेड। ठीक है, एक चीज ये पता लगी कि एल जो है वो हाफ ऑफ जेड है, जेड बाई टू। तो यहाँ से मैं जेड क्या बोल सकता हूँ, 2l बोल सकता हूँ भाई, 2 उधर चला जाएगा तो 2l आ जाएगा ना, जेड इज इक्वल टू। ठीक है, आर्टिकल छोड़ बाई क्यू इज लेस देन दैट बाई पी। जो क्यू है वो लेस देन है किससे, पी से। क्यू किससे लेस देन है, पी से लेस देन है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ, देखो पी से छोटा है, देखो आर से छोटा है पी, और पी से छोटा है कौन, क्यू। क्या इसकी कोई दिक्कत है फिर, इसमें कोई मतलब ये लेने की जरूरत है। अपने को पी और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता कि पी क्या क्यू से क्या रिलेशन, लेकिन आपको आर और पी के बारे में रिलेशन पता है कि आर अगर 7 है, पी अपने पास में 5, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं पता। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ में आई। चलो अब मैं पुट करता हूँ इसके अंदर क्या कुछ गिवन है। तो यहाँ पे देखो आर बड़ा है पी से, तो मैं, और पी बड़ा है क्यू से। देखो पी बड़ा है क्यू से मतलब पी माइनस का क्यू होगा, सही बात है। और पी माइनस का आर नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्योंकि पी छोटा है, छोटे में से कभी बड़ा नहीं कर सकता। आर माइनस का पी होगा, क्या होगा, आर माइनस का पी होगा। इस बात को समझ पाए, सिंपल बात की। अब एक लाइन गिवन है कि पी क्यू और आर का जो सम है वो 420 है। क्या बात बोली कि पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो कितना है, 420 है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, सिंपली सॉल्व करो इसको। पी को पी रहने दो, क्यू को भी ना पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यू को पी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो क्यू जब उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ये पूरा का पूरा इस साइड में आके माइनस का बन जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, पहले इसको उधर भेज दिया, अगर थोड़ा सा इसको और सिंपल करूँ तो क्या बनेगा देखो, 2l प्लस का 10 बन जाएगा, ये वाला 2l प्लस का 10 बन जाएगा। बोलो सर कर देते हैं, 2l प्लस का 10 इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब इसको मैं उधर भेजता हूँ तो क्यू तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा इधर आके। तो अगर मैं क्यू की जगह वैल्यू रखता हूँ तो वो भी पी की फॉर्म में रखता हूँ, तो देखो क्यू उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, और पी जब इधर आएगा, पी ऑलरेडी था, पी माइनस का 2l माइनस का 10 इज इक्वल टू, देखो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये माइनस का हो गया, और ये भी किसका हो गया, माइनस का। और ये क्यू पॉजिटिव उधर, नेगेटिव उधर जाके किसका बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा क्यू। समझ में ये बात, ये आ गई क्यू की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ पी। अब यही सेम चीज मैं आर के रखता हूँ, लेकिन वो भी किसकी फॉर्म में, पी की फॉर्म में। तो पी को उधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा, देखो आर की वैल्यू रखूंगा पी की फॉर्म में, तो पी जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, जेड माइनस का 20 प्लस का पी बनेगा। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। यहां से क्या आएगा, जेड माइनस का 20 प्लस का पी इज इक्वल में कितना है, 420 है। मुझे बताओ, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, दिमाग में आ रही है, अगर आ रही है तो मुझे बताओ। देखते हैं, ये भी पी की फॉर्म में पी है, यहाँ पे भी पी है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। बोला सर क्या, बोला ना 2-3 चीजें अनएक्सपेक्टेड है। ये तो 12 है और एक जेड है, लेकिन आपने बोला कि सर जेड की जगह तो मैं 12 रख सकता हूँ। अरे वाह, काम बन गया। पी प्लस का पी माइनस का 2l माइनस का 10, और जेड की जगह मैंने क्या उठा के रख दिया, 2l उठा के रख दिया। माइनस का 20 भी है, प्लस का p भी है, और बराबर में क्या है, 420 भी है। ये जो 12 है ना, ध्यान से समझो इसको, जो 12 है वो इस 12 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये कट जाएंगे। पी पी एंड पी क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 3p बन गया। ये माइनस का 10 और ये माइनस का 20, माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 तो ऐड हो जाएगा, 420 में क्या बनेगा, 450। तो पी की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, 150 बन जाएगी। क्या बनेगी, पी की वैल्यू 150। जब पी की वैल्यू 150 बनेगी दोस्तों, ठीक है, तो हम देखो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी और आर में कनेक्शन है। जब पी की वैल्यू 150 है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 210 आ गई। आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अब इन इक्वेशन में पुट कर करके हम लोग पी क्यू आर की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। पी उधर चला ही गया, ये खाली आर की वैल्यू बची है। ठीक है, तो आर की वैल्यू रख दूंगा, पी की वैल्यू रख दूंगा, तो इससे जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में, देखो ये वही इक्वेशन है दोस्तों, ये वही इक्वेशन है। पी पहले इधर था,
आर माइनस पी था ये आर माइनस पी था। फिर हमें ना आर की जगह पे पी की फॉर्म में रखना था, आर की वैल्यू पी की फॉर्म में रखनी थी। तो जब मैं पी को उधर ले गया तो ये पूरी की पूरी पी की फॉर्म में आ गई, लेकिन उसमें जेड भी है। तो आर की वैल्यू क्या निकली 210, पी की क्या निकली 150। 150 माइनस का भी 130, 130 जब उधर जाएगा तो 80 बचेगा जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई। और जब जेड की वैल्यू 80 है तो 2l इज इक्वल टू जेड है, तो जेड एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40 आ जाएगी। अरे भैया जब दो बट्टे में जाएगा तो 80 के बट्टे में 2 जाएगा 40 से बनेगा, क्यों रह गया यार, क्यों यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को, कोई दिक्कत कोई कोई परेशानी है ही नहीं कभी किसी भी चांस में। पी कितना है तो पी निकला पता नहीं कितना है। अच्छा पी पता है क्या अपने को कितना है, पी पता है 150, ठीक है भैया 150 रख लेते हैं, 150 रख लेते हैं, यहाँ पे 150 कर दिया। 2l, एल की कितनी है 40, तो 2l कितना हो जाएगा 80, तो 150 माइनस का 80 और माइनस का 80 मतलब माइनस का 90, 150 माइनस का 90 कितना हो जाएगा 60, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। देखो पी क्यू आर भी निकल गया, आर भी है पी भी है क्यू भी है एल भी है और जेड है, 5 ही वेरिएबल थे, 5 निकाल दिए अपन ने। एम अपने पास में क्या है, अब पढ़ते हैं सवाल को आगे, इसमें पढ़ते हैं सवाल को। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो हाईएस्ट क्वालिटी के पूछ जाते हैं ना मेंस एग्जामिनेशन में, पीओ मेंस एग्जाम में। सम ऑफ एल प्लस का जेड, एल कितना था तो बोलोगे सर 40 और जेड कितना था 80, तो क्या बन जाएगा 120 बन जाएगा। एम कितना आ गया 120, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय क्यू, क्यू कितना है 60, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा 120। तो एम और एन तो बराबर आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इसमें बराबर नहीं है, गलत, इसमें बराबर हो सकता है, इसमें बराबर हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। 80 लेस देन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय आर, आर ने कितने किए 210, उसमें से अगर मैं 80 घटाता हूँ तो 130 आएगा, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130, जो कि बड़ी है सेकंड क्वांटिटी से, तो बराबर है, ये गलत आ जाएगा। ये बड़ी है ये सही हो जाएगा, ये गलत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी बड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इस टाइप से हम आपस में सॉल्व करेंगे और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिक्स लगे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में और काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे भी एक्सप्लेन करके। समझ पा रहे हैं बात को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। ये आपके सामने इंग्लिश में है, ये आपके सामने हिंदी में है, दोनों को आपस में पढ़ो और कनेक्ट करो क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहा है मेरे को, है ना, और लेकिन शानदार क्वेश्चन है। चलो पढ़े इसको। करें इसको अच्छे से, काफ़ी शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है और मज़ा आएगा काफ़ी सॉल्व करने में, लॉजिक भी अच्छा है। पी टेक्स पर्सनल लोन ऑफ के फ्रॉम अ बैंक, मतलब पी एक लोन लेता है फ्रॉम के रुपए का लोन लेता है फ्रॉम अ बैंक से, एंड बैंक चार्ज 18% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स के लिए। मतलब जो बैंक है, मान लीजिए बैंक है, ये कोई बैंक है आपके पास में, ठीक है, ये बैंक वाई वाली है पूरी बैंक वाली, ये बैंक से कोई लोन लेता है, ठीक है। पी टेक्स, एक पी पर्सन है, एक पी पर्सन है, ये पी पर्सन है, ठीक है, ये वो लोन लेता है, के रुपए का लोन लेता है, के रुपीज़ का वो लोन लेता है, ठीक है। चार्ज करता है बैंक 18%, 18% कंपाउंड इंटरेस्ट, 18% क्या करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है, सिंपल बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर 2 ईयर्स के लिए। ही स्पेंड के मतलब K/4 अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए, मतलब जैसे ही बैंक ने इसको के रुपए दिया, ठीक है, ये इसमें से क्या कर देता है K/4 तो वेस्ट कर देता है या फिर मतलब यूज कर लेता है K/4 यूज कर लेता है, लेकिन बचा हुआ जो 3K/4 है, बचा हुआ जो 3K/4 रुपए है वो उसको मतलब आगे
इन्वेस्ट करता है, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। यूज द रेस्ट, इन्वेस्ट इन अ स्कीम, मतलब वो जो रेस्ट बचा हुआ है वो उसको इन्वेस्ट करता है स्कीम के अंदर। वो स्कीम उसको दे रही है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स के लिए। मतलब जो 3/4 अमाउंट है वो उसको इन्वेस्ट करता है अदर स्कीम्स के अंदर, और वो स्कीम जो है इसको 20%, वो स्कीम जो है इसको 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करती है, वापस पे करती है। फॉर कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए ये अमाउंट करता है। इफ नेट प्रॉफिट अर्नड बाय अरुण इज 6144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेट प्रॉफिट जो है अरुण का वो कितना है, 6144 है, तो फाइंड अपने को वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो यार एक चीज थोड़ा सा मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच समझ के मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो पैसा बैंक ने पी को दिया था वो पैसा तो पहले उसको वापस लौटाओ लौटाओ, मतलब कितना पैसा दिया था इसने, तो के तो इसने वापस दिया था, तो के तो वापस बैंक को आपको लौटाना पड़ेगा। प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस ये करना पड़ेगा कि जो ब्याज बैंक ले रही है आपसे 18% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो जो ब्याज बन रहा है 2 साल में, ये कितने साल के लिए दिया था, 2 ईयर्स के लिए दिया था। तो वो पैसा भी, जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज भी आप इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आप बैंक को वापस लौटाओ। ठीक है, ये आपको लौटाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने ये पैसा यूज किया था तो ये तो वेस्ट हो गया, मतलब कहीं से भी उसने यूज कर लिया, मतलब इससे तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, इससे कुछ प्रॉफिट तो हुआ नहीं। प्रॉफिट हुआ इससे। अब इस मनी से जो भी पैसा, जो भी इंटरेस्ट उसको मिला, और जो भी इसके पास में पैसा है, और वो जो पैसा इसके पास रहेगा, वो जो पैसा है उस पैसे का, मतलब यहाँ से देखो प्रॉफिट आया, भाई सिंपल बात है, देखो ये जो पूरा के था, उस के से जो प्रॉफिट निकला इसके पास में, और मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। तो इससे जो इंटरेस्ट निकला, क्योंकि क्योंकि क्या है, क्योंकि जो पैसा पी ने लिया था वो पैसा तो उसको वापस लौटा दिया। अब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट यहाँ से मिलेगा वो इंटरेस्ट पी कमाएगा, वो इंटरेस्ट पी कमाएगा। और बैंक ने बोला भैया हमने तुझे पैसे दिए थे, उसका उसका इंटरेस्ट कौन देगा हमें, तो बैंक को उसका इंटरेस्ट वापस लौटा दो। मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर बात आती है, तो हम जो नेट प्रॉफिट कमाएंगे वो इंटरेस्ट से कमाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब सबसे पहला इंटरेस्ट तो मुझे निकालना पड़ेगा कौन से का, जो बैंक को मैं दूंगा। तो भैया मुझे एक बात बताओ, के रुपए मैंने लिया, के रुपए से मैंने 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने क्या दिया था, पैसा लिया था। अब अपने को इंटरेस्ट कितना, पूरा पैसा कितना लौटाना पड़ेगा, पैसे छोड़ो, फिर सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। क्योंकि पैसा जो लिया था वो वापस लौटाना पड़ेगा, वो सिंपल सी बात है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा सर 18%। तो अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो 18%, प्लस 18% प्लस 18 इंटू 18/100, ये आएगा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो के इंटू 18/36, ये बन जाएगा 324, बट्टे में आ जाएगा 100, तो 39.24% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। परसेंट को हटाऊंगा, बट्टे में 100 लग जाएगा, जो ये ऑलरेडी था लगा हुआ था। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे अल्टीमेटली वो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर अगर मैं मतलब 100 बट्टे में है 200 ने लगा दूं, तो के 0.3924 मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये है इंटरेस्ट, जो कि मुझे बैंक को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से मैंने पैसा लिया था, वो पैसा तो मुझे वापस लौटाना ही पड़ेगा बैंक को, वो पैसा लौटाना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा मुझे ये इंटरेस्ट भी बैंक को लौटाना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कहाँ से लौटाऊंगा, जो मुझे यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से मैं वापस लौटा दूंगा। ठीक है, तो जो बच जाएगा मुझे मेरे पास यहाँ से, वो मेरा नेट प्रॉफिट बच जाएगा। अब मुझे यहाँ से इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पूरे के पे नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे सिर्फ इस पे इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा तो मैंने किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया ही नहीं था। ये पैसा तो मैंने कपड़े खरीदने में लगा दिया, मैंने पिज्जा खिलाने में, मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने में लगा दिया था। पैसा सिर्फ यूज हुआ था 3K/4। अब यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा, 20% पर एनम 3 ईयर्स के लिए। तो भैया मुझे बताओ कितना आएगा, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, वापस 5 से 6 हो गया, 125 कोई अमाउंट था, वो कितना बन गया, 216 बन गया। सिंपल बात है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सबको पता है इस तरीके से कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के। ये एक अमाउंट था, 3 साल में इतना बन गया, तो इंटरेस्ट कितना कमाया, तो बोला कि सर 75 और 16 91 इंटरेस्ट कमाया, किस पे, 125। किस पे कमाया, 91 इंटरेस्ट है, किस पे है, अगर प्रिंसिपल 125 हो तो यहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल बात है।
यहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो दोस्तों क्या मिलेगा देखो, 327 के बट्टे में आ जाएगा 500। तो अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 पंजे 25, 2 3 5 के 20, 0.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बट्टे में कितना है, 100 है। तो अगर मैं 2 शून्य बट्टे में है, अगर भाग लगा दूं तो क्या मिलेगा, 0.5460 भी लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा जो मैंने 3K/4 को इन्वेस्ट किया था किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में, या फिर कहीं पे भी मैंने इन्वेस्ट किया था, तो वहां से मुझे ये इंटरेस्ट मिल जाता है। अब ये इंटरेस्ट मैंने कमाया, और ये इंटरेस्ट जो था, इस इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट मुझे वापस बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा उधार लेके आगे इन्वेस्टमेंट की थी। इसलिए मुझे बैंक को भी, भाई जो भी उसका बैंक का बनता है वो मुझे लौटाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लौटाऊंगा, 0.5460 में से अगर मैं ये पैसा बैंक को वापस लौटा दूं, कितना, 0.3924 के, तो अपने पास में जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाएगा, एनपी बच जाएगा मेरे पास में। क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट मेरे पास में बच जाएगा। सिंपल बात है, इतनी इतनी बात बिल्कुल सिंपली और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई। और ये नेट प्रॉफिट जो है वो दिया कितना है, नेट प्रॉफिट अर्न बाय अराउंड 6144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 6144 है, 6144। दोस्तों यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, चलो 60 में से 24 जाएगा, 36 बचेगा, 36, और 54 में से जब 39 जाएगा, 15 बचेगा, 15 36 वही पॉइंट का, के इज इक्वल में कितना आ जाएगा मेरे पास, 6144। तो अगर मैं देखो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ये कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60, 44, 4 बार कट जाएगा। तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, तो आप बोलोगे सर के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4000। के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4000 मिल जाएगी। समझ में आई ये बात, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ की, 4000 तो आएगी नहीं, 4 जीरो है ना, तो 40,000 आ जाएगा। 4 जीरो आगे देखो, 3 जीरो होता तो 4000, 4 जीरो तो 40,000 आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा था, तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ के इज 40,000 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये चीज़, कैसे किया, कैसे मैंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, चलो इसके बाद हम ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करो, समझो क्या लैंग्वेज है, क्या सब चीज़ें पूछी गई है। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में वैसे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना, क्योंकि ये नंबर सीरीज है, लेकिन अच्छे लेवल की है, गुड लेवल, गुड लेवल। और अगर मैं इसको गॉड लेवल बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअल, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ मेंस लेवल है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये नंबर सीरीज गिवन बिलो दिख रही है अपने को, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। m is the nth term of the series and n is the n plus 1th term of the series। इसने बोला कि m जो है ना वो कोई एक सीरीज है, nth टर्म कोई सी भी हो सकती है, n का मतलब कुछ भी, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं दी हुई। n अगर मान लीजिए n की जगह मैं 5 लूं, और n की जगह देखो, n की जगह 5 लूं तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। m इज दी nth टर्म, मतलब अगर m पांचवी टर्म है तो n क्या होगा, 5 + 1 मतलब छठवीं टर्म होगी, मतलब इससे पहले 4 टर्म्स और भी होगी, 1 2 3 4। अगर m पांचवी टर्म है तो n जो है छठी टर्म होगी। मतलब ऐसा बोल सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा आपको समझ में आता है ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी टर्म अगर m है, चाहे वो कोई सी भी है, 10वीं है, 12वीं है, 25वीं है, 28वीं है, 1000वीं है, n + 1th जो टर्म होगी वो n होगी, कैपिटल N होगी। मतलब है उसके जस्ट अगली, भाई n कोई टर्म है, n + 1 उसकी अगली टर्म होगी। अगर ये टर्म m है, ये टर्म n होगी, मतलब जस्ट उसकी अगली टर्म कौन सी होगी, m होगी, कैपिटल M होगी, कैपिटल N होगी। इस बात को समझे आप, इस बात को समझे। उसने क्या बोला,
इफ m इज दी कोई टर्म है तो उसकी जस्ट इन द टर्म ऑफ द सीरीज n इज दी n प्लस वन टर्म, मतलब उसकी जस्ट अगली सीरीज कौन सी होगी अपने पास में, n होगी. If n is equal to m minus का 5/2 then find which of the following statement is true. अपने को बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ये अपने को देखना है. तो अगर दोस्तों मैं इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से समझूं, थोड़ा सा अच्छे से समझूं, प्रॉपरली अगर समझूं, तो 507 अगर मैं m मानता हूं, फॉर एग्जांपल m मैंने माना 507, तो उसके अगली टर्म कौन सी आती है, हमेशा देखो कोई टर्म अगर m है तो उसकी जस्ट अगली टर्म कौन सी हो जाएगी, n हो जाएगी. मतलब जस्ट उसकी अगली टर्म कौन सी आ जाएगी, n. और अगली टर्म कौन सी है, 5p प्लस का 1 है. समझ पाइए बात को, 5p प्लस का 1. और एक m और n के बीच में कनेक्शन भी गिवन है. कोई भी n जो होता है उसके बीच में और n के बीच में कनेक्शन क्या गिवन है, उस कनेक्शन के थ्रू हम वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो n इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, m माइनस का 5/2 है. तो n मैंने क्या रखा, n मैंने रखा 5p प्लस का 1. n क्या है, 5p प्लस का 1 इज इक्वल में क्या है, m माइनस का 5, और m क्या है, 507 है. 507 माइनस का 5, 502 बट्टे में 2. मतलब अगर 5p प्लस के 1 की बात करूं तो क्या बनेगा अपने पास में, 25 एक, ये उधर जाएगी घटेगा 250 बनेगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250/5 50 आ जाएगी. व्हाट वी गॉट, p इज 50. अब जैसे ही मेरे पास में p की वैल्यू 50 आई दोस्तों, तो क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं ध्यान से, चीज क्या बन जाएगी, 507. यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 251, क्योंकि 50 बन जाए 250 और एक 251. और अब नेक्स्ट सीरीज क्या बन गई, क्यू स्क्वायर प्लस का 2. और नेक्स्ट है अपने पास में 59. नेक्स्ट क्या है, 59 है. समझे कि नहीं. तो अगर मैं इसको m मानूं अभी, अगर मैं इसको अभी m मान लूं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या आ जाएगी अगली टर्म, और जस्ट अगली टर्म क्या है, कैपिटल N है. भाई अगर मैं इसको m मानता हूं तो उसे जस्ट अगली सीरीज कौन सी हो जाएगी, n हो जाएगी. और m और n के बीच में कनेक्शन ये गिवन ही है. तो अगर मैं इसको पुट करके देखता हूं, अगर मैं n की वैल्यू रखता हूं क्यू स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या है, m माइनस का 5, और m क्या है मेरे पास में 251. 251 माइनस का क्या करूंगा, 251 माइनस का 5 करूंगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो क्यू स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा मुझे बताओ, 246 बट्टे में 2 क्या आ जाएगा, 123. अब जब 123 इधर जाएगी घटेगा ये 2, तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 121. और जब 121 है तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी. क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, 11 बन जाएगी, सिंपल बात है. और जब क्यू की वैल्यू 11 बनेगी तो 121 2 कितना आ जाएगा, 123 बन जाएगा. तो नई सीरीज अपने पास में क्या बन गई, क्यू की वैल्यू 11 आ गई और पी की वैल्यू थी 50, तो नई सीरीज क्या बन जाएगी, 507 251 123 और 59. ये अपने पास में नई सीरीज बन जाएगी. जो अपने से पूछा जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. द एवरेज ऑफ ऑल 4 टर्म ऑफ द सीरीज इज 235. जो एवरेज है वो कितना आएगा. अब कई लोग मेरे को बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस का 11 आएगा ना, तो माइनस रखेंगे, फिर जब इससे सेटिस्फाई करेंगे ना तब भी वो सेटिस्फाई होगा. मतलब अगर हम क्यू की जगह अगर 11 रखता हूँ, 123 अगर मैं करता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन जब अब क्यू की जगह माइनस का 11 रखता हूँ तो माइनस 11 से स्क्वायर करूंगा तब भी इतना ही आएगा, 123 आएगा, 123 आएगा. तो क्यू की वैल्यू मैटर नहीं करती, क्यू स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू मैटर करती है. ठीक है, क्यू की वैल्यू मैटर नहीं करती. 123 चाहे आप क्यू की वैल्यू माइनस रख लो चाहे प्लस रख लो, आएगा तो 123 आएगा. स्क्वायर करते हैं, क्या बोला कि एवरेज ऑफ ऑल 4 टर्म इज 235. 12 13 20 2 आ जाएगा, 7 9 5 14 1 आ जाएगा, 6 2 8 1 9 240 बटे आ जाएगा 4, 23 चौके 92 आ जाएगा. ठीक है, 5 235 आ रहा है. ठीक है, एवरेज आ रहा है. तो मतलब एक्स करेक्ट है अपना, 100% करेक्ट है. एक्स तो अपना 100% करेक्ट है. आगे देखते हैं क्या बोला है. पी एन क्यू आर को प्राइम विद ईच अदर. को प्राइम है, बिल्कुल है को प्राइम, क्योंकि 50 है और एक अपने पास में क्या है 11. को प्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक भी डिजिट या फिर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ HCF नहीं होना चाहिए इनका, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए. और जब कॉमन नहीं आ रहा, 50 और 11 में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है. जब एक भैया अपने पास में प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर है तो कहाँ से कॉमन आएगा, तो ये भी सही है. ठीक है, ये भी सही है. नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज क्यू 2q प्लस का p/10. नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या आएगी, 2q प्लस का p/10. ये देख लेते हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं.
ठीक है। तो भैया अगर नेक्स्ट टर्म की बात करूँ तो मान लीजिए ये मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए, ये मैं मान लेता हूँ m है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, n हो जाएगी। आपको पता है n की वैल्यू क्या होती है, m माइनस का 5, तो m कितनी है 59 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 54, 54/2 कितना हो जाएगा 27, तो आ जाएगा 27। तो मतलब n या फिर जो अगली टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी, 27 आ जाएगी। अब हम वेरीफाई करना है कि क्या 2q प्लस का p/10 27 होता है क्या, 2q मतलब 22 और प्लस का p/10 मतलब क्या हो जाएगा, p कितना है 50, 50 बटे 10 कितना हो जाएगा 5, तो 27 बन रहा है। अब मुझे बोलो सर q इज इक्वल टू अगर माइनस का 11 ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब माइनस का 11 लेके मैं सॉल्व करूंगा, माइनस का 11 अगर मैं लूंगा यहाँ पे, प्लस का 2 ना यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको और इसको लेके सॉल्व करूंगा, एक बार इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं, वेरीफाई करता है कि नहीं करता, लेट मी जस्ट चेक। मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइनस का 11 क्यों नहीं आएगा। अगर मैं इसको m मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पेन चेंज करता हूँ, रुको मैं, अगर मैं इसको m मानता हूँ तो अगली टर्म क्या हो जाएगी n हो जाएगी, और n कितना है 59, कितना 59, 59 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 5 बट्टे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा 118, यहाँ पे कितना है 3 आएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस का 11 ही बनेगी ना। लेकिन कुछ स्पेसिफिक दिया है क्या यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 2q प्लस का p/10, कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है ना। अगर क्यू स्क्वायर आ रहा है बीच में, तो क्यू स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू अपने पास में क्यू की जो आएगी वो प्लस माइनस का 11 आएगी, प्लस माइनस का जब 11 आएगी वैल्यू, तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 2q प्लस का p/10। तो क्यों अगर मैं यहाँ पे माइनस का 11 भी ले लेता हूँ ना, माइनस का 11 लेता हूँ तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी आपको, ठीक है, तब थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इस सवाल को अगर हम, अगर कुछ पूछेगा तो स्पेसिफिक देगा, क्योंकि ये देखो कोई कंफर्म नहीं है, या फिर कुछ ट्रू आ जाएगा, स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, अगर यहाँ पे फिर तो कैन दे सकता था ना, फिर यहाँ पे कैन देना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, मतलब जो स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं देखो नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 2q प्लस का p/10, 27 आनी चाहिए उस हिसाब से, लेकिन 27 अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो क्यों, अगर मैं माइनस का 11 तो माइनस का 22 प्लस का 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 17 आएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो अगर हम देखें डेफिनेटली तो नहीं पॉसिबल है, डेफिनेटली तो नहीं है, वैसे देखें तो x और y ट्रू है, ऑल ट्रू डेफिनेटली तो ट्रू नहीं हो सकता, डेफिनेटली ट्रू बिल्कुल भी नहीं हो सकता ही। ठीक है, तो x और y ओनली आंसर मिलेगा, समझ आई बात। बोला सर यहाँ पे, अरे यहाँ पे चाहे माइनस का क्यों रख दो, माइनस का रख दो चाहे प्लस का रख दो, आएगा 123 ही, क्योंकि क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का क्यों नहीं माना, बस यही बात थी। बाकी कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, आप इतना वो बना रहे हो। चलिए इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, आराम से केयरफुली पढ़ो इसको। कहाँ चला गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अच्छा ये क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम ये करते हैं, पहले हम ये करेंगे। तो भैया देखते हैं इसको क्या बोला है। एक सीरीज है गिवन बिलो है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये एक्स स्क्वायर है 10x प्लस का 4 123, ये फलाना ढिमकाना गिवन है, लेकिन जो नोट गिवन है उसको पढ़ ही नहीं रहे कोई, जब तक नोट नहीं पढ़ोगे तब तक सवाल को आंसर कैसे करोगे। गिवन सीरीज फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 195 मोर देन सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज, टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ,
मतलब जो 100 प्लस का वाई स्क्वायर है वो कितनी है, 195 मोर देन द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज। सेकेंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से कितनी है, 195 मोर है, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज 49 लेस देन फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। थर्ड टर्म है सीरीज की कितनी है, 10x प्लस का 4, वो क्या है 49 लेस देन 49 लेस देन द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। फोर्थ टर्म कितनी है, 123 है। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो क्या बचेगा अपने पास में, क्या बचेगा मुझे बताओ, 23 घटा दो, फिर 26 घटा दो, 74, और ये आ जाएगा 69, नहीं 23 घटाऊंगा फिर 26 घटाऊंगा 74, 70। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो इस इक्वेशन से, देखो ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म है, ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म है, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो बोलोगे सर यहाँ पे आपको मिलेगा 74 मिलेगा, और जब ये 4 उधर जाके घटेगा तो 70 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 7 मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, 7 मिल गई, सॉरी इस इक्वेशन से। अब जैसे ही इस इक्वेशन से x की वैल्यू 7 मिलती है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो, 100 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 195 प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो कि है 49, है कि नहीं। ये इधर जाके जब घटेगा तो 95 बचेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 95 प्लस का 49, मतलब क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, है कि नहीं। और अपने को y की वैल्यू कहीं स्पेसिफिक पूछी नहीं है, y स्क्वायर चाहिए खाली, y स्क्वायर चाहिए 44, y की वैल्यू चाहिए नहीं। बोलोगे सर y की वैल्यू भी आप प्लस माइनस का 12 क्यों नहीं लिया, फिर ये नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अपने को y की, y स्क्वायर चाहिए और x चाहिए बस। तो नई सीरीज क्या बन जाएगी देखो, तो नई सीरीज बन जाएगी दोस्तों 40 बनेगा। एक्स स्क्वायर मतलब x क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा। 10x प्लस का 4 मतलब x कितना है 7, 70 और 4 74 बन जाएगा। ये है 123, ये है 100 प्लस का वाई स्क्वायर, 100 प्लस का वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना है 144, मतलब 244 बन जाएगा। ये है 413। हम्म, चलिए इसमें कुछ गैप देखते हैं अपन लोग कि कैसा आपस में गैप वगैरह है, क्या कुछ है, पूछा है आगे क्वेश्चन में। तो न्यू सीरीज इज फॉर्म्ड, तो इसको सॉल्व करते हैं। Whose first term is the last term of the given series, and it follows the same pattern as in the given series, and find the fourth term of the new series। अपने को बताना है कि फोर्थ टर्म कौन सी आएगी, लेकिन पहले बोला ना कि सेम लॉजिक फॉलो करेगी, जो सेकंड टर्म हम बनाएंगे, सेकंड सीरीज जो बनाएंगे वो सेम लॉजिक फॉलो करेगी जो ये सीरीज फॉलो करेगी। तो इसका देखते हैं लॉजिक क्या है। यहाँ पे जो गैप है वो 9 का है, यहाँ पे कितने का है, तो बोलोगे सर 25 का है। यहाँ पे कितने का है, तो 26 और 23 49 का है, ठीक है। यहाँ पे कितने का है, 121 का है। यहाँ पे कितने का है, 9 है, 169 का हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, मतलब ये है प्राइम नंबर की सीरीज। ये किसकी है, 3 5 7 11। अगर यहाँ पे ऑड नंबर की होती तो 9 आता, 9 मिसिंग है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है सारे के सारे। तो ये सीरीज भी किसकी है, प्राइम नंबर की सीरीज है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बात को, प्राइम नंबर की सीरीज है 3 5 7 11 और 13, है कि नहीं। तो अब आपसे पूछा क्या है, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए नई सीरीज बनानी है, जिसका जो फर्स्ट, देखो इट फॉलो द सेम पैटर्न एज इन द गिवन सीरीज, देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। फोर्थ टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन इसमें क्या दिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस लास्ट, फर्स्ट टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 413 है, लास्ट टर्म क्या है 413। और जब फोर्थ टर्म निकालनी है तो पहले हम 9 ऐड करेंगे, फिर हम 25 ऐड करेंगे, और फिर हम 49 ऐड करेंगे, तब जाके फोर्थ टर्म निकलेगी। क्योंकि पहली टर्म में जब 9 ऐड करता हूँ, 25 ऐड करता हूँ, फिर 149 ऐड करता हूँ, जब तब जाके फोर्थ टर्म आती है। तो साथ में ऐड कर दो सबको, डायरेक्टली ये निकल जाएगी। 25 और 9 कितना होता है 34, 34 और 49 कितना हो जाएगा 82। तो 83 इसमें ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 496 वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब जो 496 आएगा वो फोर्थ टर्म ऑफ न्यू सीरीज जो हम फॉर्म करने वाले हैं उसका निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का और एग्जैक्ट स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन था, और मुझे काफ़ी पसंद आया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है भी एक्चुअल में अगर देखें तो। ठीक है, जल्दी से क्या है हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो इससे पीछे वाला था इससे अच्छे लेवल का था, है कि नहीं।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्नवा की तरफ। हम्म, एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर देते हैं, बहुत ही सारे, ताकि चीजें इतनी आसान बन जाए हमारे लिए। ये पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें अपना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में मिल जाएगा आपको। एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण को y लीटर दूध से मिलाया जाता है तो मिश्रण, थोड़ा सा हिंदी में हाथ तंग है दोस्तों, क्षमा करिएगा मुझे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम क्वांटिटीज आर गिवन, क्वांटिटीज अपने को गिवन है। यू हैव टू सॉल्व बोथ द क्वांटिटीज एंड कंपेयर देम ऑन देयर बेसिस, मतलब उनके हिसाब से अपने को करना। ओनली क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर्ड, ओनली क्वांटिटी को भी कंसिडर करना है। तो ए मिक्सचर गिवन है, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 3:2। एक मिक्सचर है जिसमें अपने पास में मिल्क और वाटर है 3:2 में। ठीक है भैया, चलिए, ये मिल्क है और ये वाटर है, किस रेशियो में है? 3:2 में है। When 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ y लीटर ऑफ मिल्क, मतलब मैंने 10 लीटर इसमें से क्या निकाला? मिक्सचर निकाला। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, इसमें मिल्क कितना निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में निकलेगा। मतलब 6 इसमें से मिल्क निकलेगा और 4 इसमें से वाटर निकलेगा, और बचेगा भी इसी रेशियो में। जो भी बचेगा अपने को नहीं पता, लेकिन बचेगा भी इसी रेशियो में। चलो इसको मैं 4 ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस विद y लीटर मिल्क, मतलब इसमें y लीटर में मिल्क मिला देता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम डबल दैट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो जब मैंने मिलाया तो जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी वो क्या होगी? डबल हो गई ऑफ दैट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो डबल डबल होगी, मतलब क्या था? मतलब ये समझो आप कि भैया, इतना समझ लीजिए, जो 2a था ना, हमने तो सिर्फ इसमें y मिलाया है, और जब y मिलाया है तो y चेंज होना चाहिए। सॉरी, हमने इसमें y मिलाया है, मतलब मिल्क मिलाया है, तो मिल्क चेंज होगा तो ठीक है। वाटर थोड़ी चेंज होगा, वाटर तो 2a का 2a रहेगा यहाँ पे, और जब 2a वाटर रहेगा, इसका दुगना हो जाएगा मिल्क, तो मतलब ये बन जाएगा 4a। ये क्या बन जाएगा? 4a बन जाएगा। सिंपल बात है। जैसे 3:a के रेशियो में था अपने पास में, इसमें मैंने y लीटर ऑफ मिल्क मिला दिया, तो हुआ क्या? हुआ ऐसा कि जो मिल्क की क्वांटिटी थी दोस्तों, वो वाटर से डबल हो गई, मतलब 4a हो गई। तो क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि हमने मिल्क मिलाया y लीटर। तो अब मुझे बताओ, ये 3a से बढ़ के 4a होगी, इसका मतलब क्या है? जब 3a से बढ़ के ये 4a हुई, इसका मतलब मैंने 3 मिलाया, और वैसे मैंने कितना मिलाया? y, मतलब y की वैल्यू क्या थी? a थी। y की वैल्यू क्या थी अपने पास में? a थी। सिंपल। तो जहाँ पे a दिख रहा है वहाँ पे y कर दो, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे a कर दो, करने की जरूरत है नहीं, सिंपल बात है। a दिख रहा है वहाँ y कर दो, ये y आ गया, यहाँ पे भी y आ जाएगा। ये इसकी जगह पे क्या कर देंगे? y कर देंगे, इसकी जगह पे क्या कर देंगे? y कर देंगे, है कि नहीं? तो भैया, अब देखो, इसने बोला the value of y is 15% of the initial quantity of mixture and the cost price of pure milk is 45 लीटर। देन अपने को ये बताना है। तो यार, इसने बोला है कि the value of y is 15% of the initial quantity of mixture। यार यहाँ पे देखो, 10 लीटर निकालने के बाद में, 10 लीटर निकालने के बाद में जो मेरे पास क्वांटिटी बची है वो कितनी है? 3y और 2y, मतलब 5y है। इस कंडीशन में जो क्वांटिटी मेरे पास है वो कितनी है? 5y है। लेकिन इसने बोला है कि जो वैल्यू ऑफ y है वो 15% ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी कौन सी थी अपने पास में? ये थी। और ये कब आएगी? जब 5y में से जो मैंने 10 लीटर निकाला था, इसको वापस इसमें मिला दूं। जो 10 लीटर मैंने निकाला था स्टार्टिंग से, उसको जब मैंने वापस इसमें मिला दिया, तो अपने पास में इनिशियल क्वांटिटी आ गई। अब इसी इनिशियल क्वांटिटी का मतलब क्या है? 5y प्लस का 10 का। 5y प्लस का 10 है, इसका जब मैं 15% करता हूँ, मतलब 3/20 करता हूँ, अपने पास में y आ जाता है। यही बात है, बस यही बात है। 20 उधर भेज देते हैं तो 20y बन जाएगा। ठीक है, 15y प्लस का 30 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 20y। तो अगर 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 6 आ जाएगी।
y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जहाँ जहाँ y दिखे तो देखो 3y था तो 6 3 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 2y मतलब कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। 12 बन जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये कितना बन गया? 24 बन गया। क्योंकि y 6 ना, तो 18 में से 6 18 में ऐड करूंगा तो 24 बन जाएगा। तो y हमने 6 ऐड कर दिया। देखो 5y मतलब 6 पंजे 30 था अपने पास में, और इसमें से 10 निकाला था, वापस मिला तो 10। लेकिन वो 10 देखो निकला, 6 मिल्क निकला था तो 6 वापस मिल्क ऐड होगा। 18 में देखो इसमें से जब मैंने 6 मिल्क निकाला ना, ये 6 मिल्क निकाला तब जाके 18 मतलब ये स्टार्टिंग में कितना था? 24 था। और ये कितना था? 4 ना, मतलब 16 था। ये 40 था स्टार्टिंग में, क्योंकि 30 अभी है तो 10 निकालने के बाद जब 30 है तो स्टार्टिंग में कितना था? 40 था। तो इसमें 24 था मिल्क और 16 था अपने पास में वाटर। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर लीटर। पर लीटर यार देखो सिंपल बात है, अभी कॉस्ट कितनी है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर लीटर। मिल्क है और वाटर है। मिल्क कितना है? बोले सर 24 मिल्क है। वाटर कितना है? तो वाटर है 16। वाटर का कोई पैसा थोड़ी लगता है। हमने जो मिल्क खरीदा था वो खरीदा था, वाटर तो अपने डाला है इनिशियली, अपने हिसाब से डाला है। तो 24 मिल्क है, पैसा खाली इसी का लगा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे मिक्सचर के अंदर। 24 इंटू 45, देखो बोला ना इसने क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 45 लीटर। 45 करते हैं 90 इंटू 12 108, 1080। 1080 रुपये का मैंने क्या किया? मिल्क खरीदा। मिल्क खरीदा, अभी मैंने इसमें 16 लीटर वाटर भी मिला दिया। अभी पूरा मिक्सचर कितने का है? 40 का। ठीक है, काट देते हैं इसको। 108/4 मतलब 54 27 27 रुपये पर लीटर। अब ये 40 लीटर है, ठीक है, पर लीटर देखो 27 लीटर आ जाएगा। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1080। क्यों थी? क्योंकि मिल्क खरीदा था, पैसे मिल्क लगे थे, वाटर हमने डाल लिया, तो अभी 27 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, 27 रुपये भाई, 27 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तब भी कोई घाटा नहीं होगा इसमें। अब ज़्यादा पैसे ले लेंगे, 30 रुपये ले लेंगे, 35 रुपये ले लेंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो पानी के पैसे कमा रहे हैं। इसलिए दूध में जब पानी मिलता है तो उसके रंग भी दूध जैसे हो जाते हैं, वो भी पावरफुल बन जाता है, वो भी वैल्यूएबल बन जाता है। हमेशा अपनी जो संगति है, हमेशा अपना जो सर्किल है वो पावरफुल रखो। है नहीं, ऐसे नहीं लल्लू लोगों के साथ रह रहे हो। ठीक है, वो आपकी किस्मत होती है, आपको लल्लू लोग ही मिले। ठीक है, लेकिन फाइंड करो। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ लीटर कितनी है? तो बोला कि सर ये है 27 रुपये, 27 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। भैया ये रहा वाटर का परसेंटेज न्यू मिक्सचर के अंदर। ओहो, न्यू मिक्सचर बन गया। कितना है मुझे बताओ, कितना है? परसेंटेज ऑफ वाटर का अपने को पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ये था अपने पास में इनिशियल 24 और 16 था, इसमें अपन ने 10 निकाला, ये बन गया। इसमें हमने वापस से 6 लीटर डाल दिया तो अपने पास में ये बन गया। अब इनिशियल मिक्सचर है कितना? 36 है। जो मतलब जो एंड वाला न्यू वाला जो मिक्सचर है वो कितना है? 36 लीटर है। अब इसमें हमने 12 लीटर, क्या 12 लीटर वाटर है तो कितना है? 1/3 मतलब 33.33। तो ये है 33.33%। सिंपल बात है, 27 आया था, ये 33.33 आया, मतलब क्वांटिटी सेकंड क्या है? बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी फर्स्ट। सिंपल ही सिंपल, सिंपल ही सिंपल है सब कुछ, सब कुछ सिंपल है। सब कुछ तो कर लिया अपन ने अच्छे से, सब कुछ तो अच्छे से पढ़ लिया। कुछ कुछ बचा है तो मुझे बता दीजिए। हम्म चलो फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है, और एक दो होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। एक दो होमवर्क भी दूंगा, ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। चलो देखो, there are only three sections in school, S1 S2 and S3. let me change the penva। मतलब इसने क्या बोला, ओनली 3 सेक्शन है स्कूल में, S1 है, S2 है, S3 है। पहला है S1, दूसरा है S2 और तीसरा है S3। ठीक है,
देर आर टोटल 40 स्टूडेंट इन ए सेक्शन, इन अ स्कूल, मतलब 3 सेक्शंस हैं और टोटल मिला के 40 स्टूडेंट है, ठीक है। एंड ऑल मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल 3 सेक्शंस टुगेदर इज 1120, मतलब जो सभी ने स्कोर किया है, ऑल स्कोर, वो कितना है 1120 रुपये, सॉरी 1120 मार्क्स। इसने क्या बोला, 3 सेक्शन है, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं इन अ स्कूल एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल 3 सेक्शंस टुगेदर इज 1120। मान लीजिए इसमें 10 स्टूडेंट थे, इसमें 15 थे, 25 हो गए, इसमें वापस 15 है, इसलिए इसमें मान लीजिए 10 स्टूडेंट ने, किसी ने 20 स्कोर किया, किसी ने 25 स्कोर किया, किसी ने 40 किया, ऐसे करके टोटल मिला के मान लीजिए कर लिया 400 स्कोर कर लिया। इसमें 15 स्टूडेंट में किसी ने किया 10 मार्क्स, किसी ने किया 20 मार्क्स, किसी ने किया 25 मार्क्स, किसी ने 70 मार्क्स किया, ऐसे करके टोटल मिला के मान लीजिए 500 कर लिया, स्कोर सबका 500 आ गया। इसमें किसी ने कितना किया, किसी ने कितना किया, सब मिला के 220 बन गया। तो 400, 500, 900, 1120 बन गया। ऐसे ये टोटल स्कोर आया है अपने पास। समझ में आई बात? समझ में आई? ये मैंने गेस करके आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। If in the next unit test, marks of each student of S1, S2 and S3 increased by 6 marks, 4 marks and 5 marks respectively. ठीक है, इसने बोला इन द नेक्स्ट यूनिट टेस्ट जो मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट के इन S1, S2 एंड S3 को क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स बढ़ गए। इसमें जितने भी स्टूडेंट थे, मान लीजिए इसमें कितने भी थे, सबका एक्स मार्क्स कितना बढ़ गया, 6 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसमें जितने भी स्टूडेंट थे सबके 4-4 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए और इसमें जितने भी स्टूडेंट थे सबके मार्क्स 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए एज कंपेयर टू द प्रीवियस टेस्ट। The average marks of all 3 sections together increased by 4.45. एवरेज मार्क्स है वो कितने हो गए, then the average mark of all 3 sections together increased by 4.45. ठीक है। तो यार मैंने एक चीज़ दसो तुसी, ठीक है, कि जो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 सेक्शंस टुगेदर इंक्रीज बाय कितना बढ़ गया, 4.45। मतलब है जो 40 स्टूडेंट थे अपने पास में, इन 40 स्टूडेंट के अंदर एवरेज मार्क्स का मतलब बढ़ने का मतलब क्या होता है, 4.45 एवरेज बढ़ने का मतलब क्या होता है, सब में जितने भी 40 स्टूडेंट थे इन सब में 4.45 बढ़ा है एवरेजली। ठीक है, कितना बढ़ गया 44.5, 89 इंटू 2 178। मतलब जो ओवरऑल स्कोर बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 178 बढ़ा है। पहले कितना था, 1120 था, अभी 178 एक्स्ट्रा बढ़ के कितना हो गया, 1300 हो गया। कितना हो गया, 1300 हो गया। समझ में ये बात? अरे 178 बढ़ा है ना, 1300 कैसे होगा, 8 है, 9 है और 1298 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टेस्ट। देन द एवरेज मार्क कितना इतना बढ़ गया। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S2 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर एंड ऑल्सो परफेक्ट क्यूब। अच्छा, ओहो, इसने बोला इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S2 इज अ स्क्वायर रूट होना चाहिए ऑफ ए 3 डिजिट नंबर का एंड ऑल्सो परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। ठीक है भैया, तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है, स्क्वायर रूट होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 8 होता है, 27 होता है, 64 होता है, ये परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। इसने बोला एक नंबर, if number is a if the number of student in S2 is a square root of a 3 digit number, मतलब जो नंबर होना चाहिए ना ये वाला, स्टूडेंट जो है S2 के अंदर है, ये S2 में स्टूडेंट है, ठीक है, ये S2 में क्या स्टूडेंट है, और ये जो स्टूडेंट है वो एक 3 डिजिट नंबर है, उसका स्क्वायर रूट भी होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो, एक हो जाएगा, स्क्वायर इसका एक हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ये हो जाएगा, जितना भी होगा 64 का कर देंगे ना, 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 6 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 डिजिट का चला गया, ये 4 डिजिट का चला गया, ये 2 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का, तो 27 आएगा, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब भी है, ये परफेक्ट क्यूब भी है। मतलब S2 में स्टूडेंट कितने हैं, 27 है, S2 में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 27 है। तो यार एक चीज़ मुझे बताओ, इसमें मान लीजिए X स्टूडेंट थे और इसमें मान लीजिए Y स्टूडेंट थे, ठीक है, तो X प्लस Y प्लस 27 स्टूडेंट किसमें थे, S2 में थे, टोटल मिला के स्टूडेंट कितने हैं, 40।
समझ नहीं। आपको पता है कि जो नंबर बढ़े हैं वो बढ़े हैं 178। कैसे बढ़े? बोला सर इसमें जितने भी लोग थे उन सब के 6-6 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो 6x मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए। बोला सर समझ में आ गई। इसमें जितने भी स्टूडेंट थे 27 थे, उन सब के 4-4 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए, मतलब 108 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए। कोई दिक्कत है? बोला सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें y स्टूडेंट थे, सबके 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए, मतलब 5y मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए। ठीक है, ओवरऑल मिला के मार्क्स जो बढ़े हैं वो कितने बढ़ गए? एक 178 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए, 178 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए। इसमें कोई दिक्कत? उधर जाएगा 13 बच जाएगा, तो यहाँ से क्या मिली? x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया 13, और 108 जब उधर जाके घटेगा तो क्या बनेगा अपने पास में? 70 बनेगा। 6x प्लस का 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? 70 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 4.45 इंटू अगर मैं 4 जाता हूँ, ठीक है, 178 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 6 है, ये भी आ जाएगा 6y, और ये आ जाएगा 73। सिंपल बात, एक कट जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो मतलब है जो स्टूडेंट अपने पास में S3 में थे वो कितने थे? 8 थे। और अगर x निकालना है तो x प्लस का y कितना था? 13 था। x प्लस का y कितना निकला था? 13 निकला था। y रख दो यहाँ पे, 5 बच जाएगा इसके पास में। देखो 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S3। तो S3 में कितने हैं? 8 स्टूडेंट S3 के अंदर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, जो मुझे लगा कि मुझे बताना सही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्ज़ाम डिमांड करता है। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस, इतने हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। और हम थोड़ा सा क्या है, एक दो होमवर्क आपको देना सही समझेंगे। चलिए, ये एक ही क्वेश्चन बचा है इस क्लास में, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप होमवर्क में मुझे बताना। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि SBI PO जिसका जैसा हुआ, जैसा नहीं हुआ, डजंट मैटर, क्योंकि जो हुआ वो पेपर अच्छा होने के लिए ना बहुत चीज़ें मैटर करती है। आपका मेंटल स्टेट कैसा है, दिन कैसा है, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, आपने किसी से लड़ाई हुई कि नहीं हुई, बहुत चीज़ें मैटर करती है। सिलेक्शन में बहुत चीज़ें मैटर करती है। सिर्फ आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उसका रोल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी परेशान कर सकती है एग्ज़ाम के टाइम में। उसमें से कुछ चीज़ें हैं कि आपकी आपकी स्लीप अच्छी हुई कि नहीं हुई, आप टाइम पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप एग्ज़ाम में पैनिक करते हो कि नहीं करते हो, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ साथ में आती है। आप पहले दिन में, पहले पेपर में, एक पेपर में आप उनको मुश्किल होता है थोड़ा सा क्लियर करना नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही सब क्लियर कर पा रहे हो तो अब फिर आप गलत जगह पे हो, आपको किसी बड़ी पोजीशन पे होना चाहिए था, IIT NIT में होना चाहिए था, आप बहुत गलत जगह पे हो। ठीक है, तो वही बोलूँगा दोस्तों कि प्रैक्टिस करते रहिए। क्वालिटी क्वेश्चंस मैं हमेशा की तरह प्रोवाइड करता रहूँगा। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती रहेगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है, तो टेंशन किसी चीज़ का लेना नहीं है। बस जस्ट प्रैक्टिस करना है, जस्ट प्रैक्टिस करना है और सिलेक्शन लेना है। और बस यही बोलूँगा, बाकी कुछ है नहीं बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी की क्लास, देखते हैं क्या टॉपिक लेते हैं। चलिए, थैंक यू।